क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी ऐसी जगह खड़े हों जहां बाहर से देखने पर सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा हो? खूबसूरत सजावट, आपके सबसे करीबी दोस्त, हंसी मजाक और जश्न का माहौल, लेकिन फिर भी आपके अंदर, आपके सीने की गहराइयों में एक अजीब सी घबराहट पल रही हो। एक ऐसी आवाज जो बार बार आपसे चीख चीख कर कह रही हो कि पलट जाओ, यहां से भाग जाओ, क्योंकि यहां कुछ ऐसा है जो तुम्हारी जान लेने के लिए इंतजार कर रहा है। यकीन मानिए, जब मैं अपनी शादी के लिए उस रिसॉर्ट की तरफ बढ़ रहा था तो मेरे अंदर का हर एक कतरा मुझे वापस लौटने की चेतावनी दे रहा था। पर इंसान भी कैसा अजीब होता है ना। अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए वो जानबूझकर आग के दरिया में कूदने को तैयार हो जाता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अपनी जिंदगी की नई शुरुआत के लिए उसी मनहूस जगह को चुनना मेरी जिंदगी की सबसे भयानक और आखिरी गलती बन जाएगी। शहर की भीड़ भाड़ से मीलों दूर, ऊंची ऊंची पहाड़ियों और घने काले पेड़ों के बीच बसा वो डेस्टिनेशन वेडिंग रिसॉर्ट बाहर से किसी महल जैसा दिखता था। मेरी शादी थी, मेरी होने वाली पत्नी मीरा और मेरे सारे करीबी दोस्त मेरे साथ थे। हम सब कार से उस रिसॉर्ट की तरफ बढ़ रहे थे। बाहर का नजारा बेहद खूबसूरत था, लेकिन मेरी नजरें आसमान की तरफ उठ रहे धुएं की एक पतली सी लकीर पर टिकी थीं। वो धुआं रिसॉर्ट के ठीक पीछे वाले हिस्से से आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत पुरानी चीज अब भी सुलग रही हो, जैसे कहीं कुछ ऐसा जल रहा हो जिसकी आग कभी बुझी ही ना हो। कार के अंदर तेज म्यूजिक बज रहा था। तभी मेरे सबसे अजीज दोस्त कबीर ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ मारते हुए एक मजाक किया। भाई आर्यन, ये तूने हनीमून रिसॉर्ट बुक किया है या कोई हॉरर लोकेशन? कसम से यहां का सन्नाटा तो दिन में भी डरा रहा है। उसकी बात सुनकर कार में बैठे बाकी दोस्त जोर से हंस पड़े। मैंने भी अपने चेहरे पर एक झूठी हंसी ओढ़ ली, लेकिन अंदर ही अंदर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं पहले से ही बहुत असहज महसूस कर रहा था। मेरी सांसें भारी हो रही थीं और हथेलियों से पसीना छूट रहा था। मेरी इस घबराहट की वजह वो सुनसान रास्ता या वो धुआं नहीं था। वजह कुछ और थी, एक ऐसा काला सच जो सिर्फ मुझे पता था। सच ये था कि मैं इस जगह को, इस रिसॉर्ट को बहुत अच्छे से जानता था। मैं यहां पहली बार नहीं आ रहा था। ठीक 2 साल पहले मैं इसी जगह पर आया था, लेकिन तब मेरे साथ मीरा नहीं थी, मेरे साथ सान्या थी। सान्या, वो नाम जिसे मैंने अपनी जिंदगी की किताब से हमेशा के लिए मिटा देने की कसम खाई थी। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई थी, न अपने दोस्तों को, न अपने घर वालों को, और अपनी होने वाली पत्नी मीरा को तो बिल्कुल भी नहीं। यहां तक कि मैंने खुद से भी इस सच को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया था। मैंने बस जिद पकड़ ली थी। एक पागलपन सवार हो गया था मुझ पर कि मेरी शादी बस इसी जगह पर होगी, इसी रिसॉर्ट में होगी। सबको यही लगा कि मैं अपनी शादी के लिए कोई बहुत ही यूनिक वेन्यू चाहता हूं, कोई ऐसी जगह जहां पहले किसी की शादी ना हुई हो। पर मेरे अंदर का सच कितना घिनौना था, यह सिर्फ मेरा जमीर जानता था। मैं असल में अपने उस काले अतीत पर, सान्या के साथ बिताए उन पलों पर अपनी शादी के जश्न की रोशनी चढ़ाकर उसे हमेशा के लिए दफन करना चाहता था। मुझे लगा था कि अगर मैं मीरा के साथ यहां फेरे ले लूंगा तो वो पुरानी यादें, वो पुराना गुनाह हमेशा के लिए मिट जाएगा। लेकिन मुझे कहां पता था कि कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिन्हें आप जितना दफन करने की कोशिश करते हैं, वो उतनी ही भयानक शक्ल लेकर जमीन फाड़कर बाहर आ जाते हैं। जैसे ही हमारी कार रिसॉर्ट के बड़े से लोहे के गेट के अंदर घुसी, हवा का रुख अचानक बदल गया। एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया। वो ठंड किसी पहाड़ी मौसम वाली या सर्दियों वाली ठंड नहीं थी, और न ही वो किसी एयर कंडीशनर की ठंड थी। वो ठंड बिल्कुल वैसी थी जैसी किसी सालों से बंद पड़े सीलन भरे तहखाने का दरवाजा खोलने पर आती है। एक बासी, मुर्दा सी ठंड जो सीधे आपकी हड्डियों के अंदर तक घुस जाती है। हम सब कार से उतरे और लॉबी की तरफ बढ़े। लॉबी बहुत ही शानदार थी, पुरानी और महंगी लकड़ी का काम किया हुआ था। चारों तरफ पुरानी लकड़ी की वो खास महक आ रही थी, लेकिन अगर आप ध्यान से सांस खींचते तो उस लकड़ी की महक के ठीक नीचे कहीं गहराई में एक और गंध छिपी थी। वो गंध थी जले हुए इत्र की, जैसे किसी ने बहुत सारे सुगंधित इत्र को किसी चिता की राख पर छिड़क कर जला दिया हो।
वो गंध सीधे मेरे दिमाग को सुन्न कर रही थी। तभी रिसॉर्ट का मालिक देवव्रत राणा हमारे सामने आया। वो बहुत ही शालीन तरीके से मुस्कुरा रहा था। उसने महंगे कपड़े पहने हुए थे और उसका अंदाज बहुत ही सधा हुआ था, लेकिन देवव्रत में कुछ बहुत अजीब था। बात करते वक्त उसकी नजरें किसी की भी आंखों से नहीं मिल रही थीं। वो लोगों की आंखों में देखने के बजाय उनके गले और माथे पर अपनी नजरें टिकाए हुए था। वो हम दूल्हा दुल्हन या मेहमानों को ऐसे नहीं देख रहा था जैसे कोई मेजबान देखता है, बल्कि वो हमें ऐसे घूर रहा था जैसे वो हमारे शरीर पर कोई निशान ढूंढ रहा हो या हमारी मौत की तारीख पढ़ रहा हो। उसने हमें चाबियां दी और बहुत ही शांत लेकिन ठंडी आवाज में कहा, आप सभी का स्वागत है। बस एक छोटी सी गुजारिश है, रात के 11 बजे के बाद आप लोग बैक विंग की तरफ बिल्कुल मत जाइएगा। वहां पीछे की तरफ रिनोवेशन का काम चल रहा है, तो आपको परेशानी हो सकती है। उसकी बात सुनकर मेरे दोस्तों ने बस सिर हिला दिया। पहली बार में मुझे उसका यह झूठ समझ नहीं आया, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी खटक पैदा हो गई, क्योंकि जब मैं लॉबी में खड़ा था तो पीछे बैक विंग की तरफ से मुझे किसी मशीन, हथौड़े या मजदूरों के काम करने की कोई आवाज नहीं आ रही थी। वहां से सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी, बहुत दूर से आती हुई, बहुत ही धीमी, किसी के पैरों में बंधी पायल की छन छन। रिनोवेशन की जगह पर पायल की आवाज। मेरा खून बर्फ पड़ने लगा था। मीरा अपने परिवार के साथ ब्राइडल विंग की तरफ चली गई, जहां लड़कियों के रुकने का इंतजाम था, और मैं अपने दोस्तों के साथ अपने बड़े से स्वीट में आ गया। कमरा बहुत ही आलीशान था, पुराने जमाने के राजा महाराजाओं के कमरे जैसा। मखमली पर्दे, बड़ी सी बालकनी और एक पुरानी सी घड़ी दीवार पर टंगी थी। मेरे दोस्त कमरे में आते ही बेड पर लेट गए और इधर उधर की बातें करने लगे। मैंने अपना भारी सा बैग उठाया और जैसे ही उसे बेड पर रखा, मेरी कलाई पर बंधी मेरी महंगी घड़ी अचानक रुक गई। मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा, उसमें समय दिख रहा था, रात के 2:13। मैं हैरान रह गया। मैंने तुरंत खिड़की से बाहर देखा, धूप खिली हुई थी। दोपहर के 4 बज रहे थे। मैंने झल्लाहट में अपनी घड़ी को हिलाया, उस पर उंगली से टैप किया। मुझे लगा शायद बैटरी हिल गई होगी या मशीन में कोई दिक्कत आ गई होगी, लेकिन उस घड़ी की सेकंड वाली सुई 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। वो रात के 2:13 पर ही अटकी रही। वही समय जो मेरे दिमाग के किसी कोने में 2 साल पुरानी एक खौफनाक याद से जुड़ा था। मैंने उस बात को अपने दिमाग से झटकने की कोशिश की और खुद को समझाने लगा कि यह सिर्फ एक इत्तेफाक है। मैं बालकनी की तरफ गया और ताजा हवा लेने के लिए दरवाजा खोला। बालकनी के ठीक पीछे घना जंगल था। जंगल इतना घना कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। मैं उस जंगल को घूर ही रहा था कि तभी मेरी नजर जंगल के उस पार एक छोटे से खाली मैदान पर पड़ी। वो कोई आम मैदान नहीं था, वहां की मिट्टी काली थी। वो एक पुराना श्मशान था। और तभी पहली बार मैंने वो भयानक मंजर देखा। उस श्मशान के बीचों बीच राख से ढकी एक बुझी हुई चिता थी। उस चिता में कोई लकड़ी नहीं जल रही थी, कोई आग नहीं थी, लेकिन अचानक मेरी ही आंखों के सामने उस बुझी हुई ठंडी चिता की राख के अंदर से लपटें उठने लगीं, और वो लपटें लाल या पीली नहीं थीं। वो आग नीले रंग की थी, एकदम गहरी नीली आग जो बिना किसी ईंधन के हवा में नाच रही थी। मेरी सांसें मेरे गले में अटक गईं। मेरे शरीर का सारा खून जैसे सूख गया। मैं उस नीली आग को फटी आंखों से देख रहा था, और उसी पल, ठीक उसी सेकंड, मेरे पैंट की जेब में रखा मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। मैंने कांपते हाथों से फोन बाहर निकाला। स्क्रीन पर एक मैसेज फ्लैश हो रहा था। वो मैसेज मीरा का नहीं था, किसी दोस्त का नहीं था, वो सान्या का मैसेज था। वही सान्या जिसका नंबर मैंने 2 साल पहले डिलीट और ब्लॉक कर दिया था। मैसेज में बस 2 लाइनें लिखी थीं। मैं यहां हूं, वही पुराना कमरा, क्या वही पुरानी गलती दोहराने आए हो? शाम ढलते ही उस रिसॉर्ट का पूरा नजारा ही बदल गया। दिन के उजाले में जो जगह एक लग्जरी वेन्यू जैसी लग रही थी, रात के अंधेरे में वो किसी सजी धजी दुल्हन जैसी दिखने लगी। लेकिन वो सजावट किसी आम शादी की नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो जगह किसी जश्न के लिए नहीं, बल्कि किसी पुरानी डरावनी रस्म के लिए तैयार की गई हो।
वेडिंग हॉल रंग बिरंगी रोशनियों से नहाया हुआ था। डीजे रॉकी अपने साउंड सिस्टम के साथ पूरे जोश में था और तेज म्यूजिक बजाकर सबको नचाने की कोशिश कर रहा था। मेरे सारे दोस्त मेरे चारों तरफ जमा थे और एक के बाद एक मुझे शॉट्स पिला रहे थे। कबीर, जो हमेशा से हम सब में सबसे ज्यादा शोर मचाने वाला और जिंदा दिल था, अपने हाथ में शराब का ग्लास लिए जोर से चिल्लाया, भाई आर्यन, आज तेरी आखिरी आजादी की रात है। कल की रात फुल ऑन पार्टी होगी। सब जोर जोर से हंसने लगे। मैं भी उनके साथ हंसने का नाटक कर रहा था, लेकिन मेरी वो हंसी सिर्फ मेरे होंठों तक ही थी। मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। हॉल में बज रहे तेज म्यूजिक और दोस्तों के शोर के बावजूद मुझे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे लगातार घूर रहा है। एक ऐसी नजर जो मेरे जिस्म को नहीं बल्कि मेरी रूह को चीर रही थी। मेरी नजर बार बार अपने फोन की स्क्रीन पर जा रही थी। सान्या के मैसेज लगातार आ रहे थे, अकेले आओ, तुम्हें मेरे सवालों के जवाब देने होंगे। तुम्हें ब्राइडल स्वीट याद है ना? मैं उन मैसेजेस को देखकर कांप रहा था। क्या वो सच में यहां आ गई थी? कैसे? मैंने उसे रिप्लाई नहीं किया, या शायद किया था। मुझे आज तक ठीक से याद नहीं है कि उस खौफ के मारे मैंने क्या किया था। हॉल में डीजे का म्यूजिक अपने पूरे चरम पर था। सब नाच रहे थे। तभी अचानक कुछ सेकंड्स के लिए डीजे ट्रैक में एक अजीब सा ग्लिच आया। तेज बीट्स की जगह स्पीकर्स से एक बहुत ही हल्की लेकिन एकदम साफ आवाज गूंज उठी। घुंघरू की आवाज। छन छन छन। सबने नाचना रोक दिया और एक दूसरे को देखने लगे। सबको लगा कि साउंड सिस्टम में कोई खराबी आ गई है। रॉकी ने माइक पर गाली दी और अपना लैपटॉप चेक करने लगा। कुछ ही सेकंड्स में म्यूजिक फिर से चालू हो गया। किसी ने भी उस बात को सीरियसली नहीं लिया, लेकिन मेरे लिए वो सिर्फ एक ग्लिच नहीं था, क्योंकि ठीक उसी पल जब वो घुंघरू की आवाज आई थी, मुझे स्टेज के पीछे एक लाल जोड़े की झलक दिखाई दी थी। एक लाल रंग का भारी लहंगा। मैंने तुरंत अपने एक दोस्त से पूछा, भाई वो स्टेज के पीछे कौन है? उसने पीछे मुड़कर देखा और बोला, अरे कोई नहीं है यार, शायद कोई गेस्ट होगी, तू टेंशन मत ले, चल कर। पर मैं जानता था कि वहां कोई आम गेस्ट नहीं थी। रात और गहरी होती जा रही थी। शराब का नशा, दोस्तों के बेतुके जोक्स और वो तेज कान फाड़ देने वाला म्यूजिक, सब कुछ एक अजीब से भ्रम में बदलता जा रहा था। मुझे रह रहकर मीरा का ख्याल आ रहा था। वो ब्राइडल रूम में थी। तभी उसका एक वॉइस नोट मेरे फोन पर आया। मैंने शोर से थोड़ा दूर जाकर उसे प्ले किया। उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। आर्यन, तुम ठीक हो? यहां इस कमरे का जो शीशा है ना, वो थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैंने एक नकली हंसी के साथ उसे रिप्लाई किया, अरे डार्लिंग, शादी से पहले सबको थोड़ी घबराहट होती है। इसे ही तो कोल्ड फीट कहते हैं। तुम बस रिलैक्स करो। कुछ देर बाद कबीर ने मेरे फोन से पार्टी की कुछ रैंडम वीडियो क्लिप्स बनाई और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दी। हम सब एक कोने में खड़े होकर उन क्लिप्स को देखकर हंस रहे थे। तभी विवान, जो सबसे चुपचाप रहता था, अचानक एकदम सुन्न पड़ गया। उसने वीडियो को पॉज कर दिया और कांपती उंगली से फोन की स्क्रीन की तरफ इशारा किया। ये कौन है? उसने हकलाते हुए पूछा। हम सबने फोन की स्क्रीन की तरफ देखा। बैकग्राउंड में जहां डांस फ्लोर खत्म हो रहा था, वहां सब लोगों की भीड़ से एकदम अलग एक औरत खड़ी थी। उसने लाल रंग का एक भारी ब्राइडल लहंगा पहना हुआ था। वो एकदम स्थिर खड़ी थी। न वो नाच रही थी, न ही वो एक इंच भी हिल रही थी। उसका चेहरा एक लंबे घूंघट के पीछे ढका हुआ था। कबीर थोड़ा सहम गया, पर उसने हिम्मत दिखाते हुए कहा, अरे कोई एक्स्ट्रा गेस्ट होगी यार, किसी की रिश्तेदार होगी। रॉकी भी हंस पड़ा। हाँ भाई, फ्री की दारू पीने आ गई होगी। लेकिन जब हमने अगली 3 क्लिप्स देखी तो हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। उन तीनों क्लिप्स में भी वो औरत मौजूद थी, लेकिन हर क्लिप में उसकी जगह बदल गई थी। पहली क्लिप में वो स्टेज के पास थी, दूसरी क्लिप में वो बार काउंटर के पीछे खड़ी थी और तीसरी क्लिप में वो ठीक मेरे पीछे खड़ी थी, एकदम सटकर। और सबसे भयानक बात तो ये थी कि उस वक्त रियल में हम में से किसी ने भी उसे वहां नहीं देखा था। वो सिर्फ कैमरे की रिकॉर्डिंग में नजर आ रही थी। मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था। मैंने बिना सोचे समझे अपना फोन निकाला और सान्या का नंबर डायल कर दिया। फोन की घंटी जा रही थी। ट्रिंग ट्रिंग।
लेकिन मेरे फोन के स्पीकर से आवाज आने से पहले ही मुझे वही रिंगटोन कहीं और से सुनाई दी। मेरे ही कमरे के बाथरूम के अंदर से कोई फोन वाइब्रेट हो रहा था। मैं धीरे धीरे बाथरूम की तरफ बढ़ा। मेरा दिल पसलियां तोड़कर बाहर आने को बेताब था। मैंने कांपते हाथों से बाथरूम का दरवाजा खोला। बाथरूम खाली था। वहां कोई सान्या नहीं थी, लेकिन वॉश बेसिन के ठीक सामने शीशे के पास एक फोन रखा हुआ था। वो सान्या का फोन था और उस फोन की स्क्रीन पर मेरी ही कॉल आ रही थी। मैंने फोन को उठाया। वो एकदम ठंडा था और तभी मेरी नजर सामने शीशे पर गई। उस शीशे पर किसी ने लाल रंग की लिपस्टिक से बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, दुल्हन पहले से तैयार है। मैंने उस बाथरूम का दरवाजा बहुत ही धीरे धीरे खोला था, जैसे मुझे मालूम हो कि अंदर कोई इंसान नहीं बल्कि कोई और ही चीज मेरा इंतजार कर रही है। मेरी सांसें इतनी तेज चल रही थीं कि मुझे अपने ही सीने में हथौड़े बजने की आवाज सुनाई दे रही थी और मेरी वो घबराहट बेवजह नहीं थी। वॉश बेसिन के ठीक सामने शीशे के पास सच में एक फोन रखा हुआ था। वो कोई और फोन नहीं बल्कि सान्या का ही फोन था। वही पुराना गोल्डन कवर वाला फोन जिसे मैं बहुत अच्छी तरह पहचानता था। उसकी स्क्रीन बीच में से बुरी तरह टूटी हुई थी। मैंने डरते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस फोन को छू लिया। मेरे हाथ लगाते ही मेरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। वो फोन एकदम ठंडा था, बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा। और सबसे खौफनाक बात तो ये थी कि वो फोन पूरी तरह से गीला था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अभी अभी किसी गहरे, ठंडे और सड़े हुए पानी के तालाब से निकाला गया हो। पानी की कुछ ठंडी बूंदें उस टूटी हुई स्क्रीन से फिसलकर नीचे वॉश बेसिन के सफेद पत्थर पर गिर रही थीं। लेकिन मेरे होश तो तब उड़े जब मैंने देखा कि वो फोन लॉक था, उस पर पासवर्ड लगा था। फिर भी उसकी स्क्रीन पर लगातार नोटिफिकेशंस आ रहे थे। स्क्रीन की नीली रोशनी मेरे पसीने से भीगे चेहरे पर पड़ रही थी। सान्या के नाम से एक और मैसेज फ्लैश हुआ, हमारे कमरे में आओ। मेरे हाथ इतनी बुरी तरह कांप रहे थे कि वो फोन मेरे हाथ से फिसलकर नीचे फर्श पर गिरते गिरते बचा। मेरा दिमाग जैसे सुन्न हो गया था। सोचने समझने की सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। अगर सान्या का फोन मेरे ही बाथरूम में रखा है तो वो मैसेज मुझे कौन भेज रहा है? कहीं वो मेरे आसपास तो नहीं है? कहीं वो इसी कमरे के किसी अंधेरे कोने में छिपकर मुझे देख तो नहीं रही है? मैंने उस गीले फोन को अपनी पैंट की जेब में ठूंस लिया और एक गहरी सांस खींचकर खुद को शांत करने की कोशिश की। मुझे उस कमरे में जाना ही होगा। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, न कबीर को, न रॉकी को, न विवान को। सब डीजे की तेज आवाज और पार्टी के नशे में चूर थे। मैं चुपचाप उस शोर शराबे से बाहर निकला और सीधे रिसॉर्ट के उस हिस्से की तरफ चल पड़ा जहां जाने से देवव्रत राणा ने हमें सख्त मना किया था, बैकविंग। शायद इसलिए कि उसने मना किया था मैं वहां जा रहा था, या शायद इसलिए क्योंकि मेरे अंदर का वो पुराना डर अभी भी मेरे उस अपराध बोध से छोटा था जो मैंने सान्या के साथ किया था। मुझे लगा कि वहां जाकर मैं आज रात इस सारे पागलपन को एक ही बार में खत्म कर दूंगा। जैसे ही मैंने बैकविंग के लंबे गलियारे में कदम रखा, वहां का तापमान अचानक से गिर गया। यह सिर्फ कहने की बात नहीं थी, सचमुच वहां इतनी भयंकर ठंड थी कि मेरे मुंह से सांस लेते वक्त धुएं जैसी सफेद भाप निकलने लगी थी। ऐसा लगा जैसे मैं किसी शानदार रिसॉर्ट में नहीं बल्कि किसी अस्पताल के मुर्दा घर के सीलन भरे तहखाने में घुस गया हूं। वो गलियारा बहुत लंबा था, इतना लंबा कि वो प्राकृतिक नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो रास्ता कभी खत्म ही नहीं होगा और मुझे हमेशा के लिए इसी अंधेरे में चलते रहना होगा। मेरी नजरें दीवारों की तरफ गईं। उन दीवारों पर हल्के काले रंग की अजीब सी लकीरें बनी हुई थीं। वो लकीरें धुएं और कालिख की थीं, बिल्कुल वैसी जैसे किसी बंद कमरे में भयंकर आग लगने के बाद दीवारों पर कालिख चिपक जाती है। ऊपर छत पर लगी पुरानी पीली लाइटें लगातार टिमटिमा रही थीं। एक पल के लिए घुप अंधेरा छा जाता और अगले ही पल हल्की सी पीली रोशनी आ जाती और इस डरावने सन्नाटे को चीरती हुई कहीं बहुत दूर से एक ही आवाज आ रही थी, टप टप टप, किसी मोटे पाइप से पानी के टपकने की आवाज। मुझे बहुत अच्छी तरह याद था कि ब्राइडल स्वीट उस गलियारे का तीसरा दरवाजा था। मैं भूलना चाहता था पर चाहकर भी भूल नहीं पा रहा था कि 2 साल पहले जब मैं यहां आया था
तो मैं उसी तीसरे कमरे में सान्या के साथ रुका था। मैंने अपने दिमाग में आ रही उन खौफनाक पुरानी यादों को पूरी ताकत से पीछे धकेल दिया, पर वो गलियारा जैसे रबर की तरह खिंचता ही जा रहा था। मेरे जूतों की आवाज उस सन्नाटे में किसी भारी पत्थर के गिरने जैसी गूंज रही थी। आखिरकार वो तीसरा दरवाजा मेरे सामने आ गया। ब्राइडल स्वीट, उसका भारी लकड़ी का दरवाजा आधा खुला हुआ था, अंदर घुप अंधेरा था। मैंने अपने कांपते हाथों से उसे हल्का सा धक्का दिया। चरमराते हुए वो दरवाजा पूरा खुल गया। अंदर का नजारा देखकर मेरी रूह कांप गई। कमरे की सजावट गहरे मेहरून और लाल रंग की थी, जो अंधेरे में खून जैसी लग रही थी। सामने एक पुराना नक्काशीदार ड्रेसिंग शीशा रखा हुआ था, जिस पर समय की धूल जमी थी। कमरे के ठीक बीच में एक बड़ा सा पलंग था, जिस पर एक एकदम सफेद चादर बिछी हुई थी। लेकिन उस कमरे में हवा का नामो निशान नहीं था। एकदम घोंटू बंद माहौल था। और वो गंध, वही जले हुए इत्र की गंध यहां इतनी तेज थी कि मेरी आंखों से पानी आने लगा और मेरे फेफड़े जलने लगे। मैं दबे पांव कमरे के अंदर गया। वहां कोई नहीं था। सन्नाटा इतना गहरा था कि मैं अपनी खुद की सांसें भी सुन पा रहा था। मैंने धीरे से उस बड़े से ड्रेसिंग शीशे की तरफ देखा। पहले तो उस शीशे में सिर्फ मैं दिखाई दे रहा था। मेरा डरा हुआ, पसीने से लथपथ चेहरा, मेरी फटी हुई आंखें। कमरा मेरे पीछे एकदम खाली था। सब कुछ शांत था। लेकिन फिर अचानक शीशे के अंदर की दुनिया बदल गई। रिफ्लेक्शन में मुझे अपने ठीक पीछे कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया। मेरी धड़कनें रुक गईं। मैंने झटके से पीछे मुड़कर देखा। मेरे पीछे कोई नहीं था। कमरा एकदम खाली था। मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। मैंने धीरे धीरे अपनी नजरें वापस उस शीशे की तरफ घुमाई। इस बार उस शीशे में मेरे कंधे के ठीक पीछे एक दुल्हन झुकी हुई थी। उसने लाल रंग का भारी जोड़ा पहना हुआ था और उसका चेहरा एक लंबे लाल घूंघट से ढका हुआ था। मैं चीखना चाहता था, अपनी पूरी जान लगाकर भागना चाहता था, लेकिन मेरे पैरों ने जैसे जमीन पकड़ ली थी। मैं 1 इंच भी नहीं हिल पा रहा था। मेरी आवाज मेरे ही गले में घुटकर रह गई थी। तभी मुझे अपने सीने पर कुछ महसूस हुआ। 2 हाथ। वो हाथ मेरी शर्ट के ऊपर से मेरी छाती को छू रहे थे। वो हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडे थे और पूरी तरह से गीले थे, जैसे किसी लाश को नदी से निकालकर सीधा मेरे सामने खड़ा कर दिया गया हो। पानी की ठंडी बूंदें मेरी शर्ट से होकर मेरी त्वचा तक पहुंच रही थीं और मेरी रगों में दौड़ते खून को जमा रही थीं। उस दुल्हन ने अपना चेहरा मेरे कान के पास झुकाया। मुझे उसकी बर्फीली सांसें अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थीं। और फिर उसने एक ऐसी आवाज में फुसफुसाया जो न जिंदा इंसान की थी, न पूरी तरह से मुर्दा की। वो आवाज सदियों पुरानी लग रही थी। अगर फेरे झूठे हों तो सुहागरात पहले मेरी होती है। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर पीछे हटना चाहा, पर मैं जम चुका था। शीशे में उस दुल्हन का घूंघट धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। मैंने जो देखा उसने मेरी चेतना को झकझोर कर रख दिया। पहले उस घूंघट के पीछे मुझे मीरा का चेहरा दिखाई दिया। मेरी मीरा, मेरी होने वाली पत्नी। उसकी आंखों में बेतहाशा दर्द और धोखा खाने का दुख था। फिर वो चेहरा पलक झपकते ही बदल गया। अब वो सान्या का चेहरा था। उसकी आंखों में एक नफरत भरी चमक थी, एक ऐसा गुस्सा जो मुझे भस्म कर देना चाहता था। और फिर वो चेहरा पिघलने लगा। उसकी त्वचा जैसे जलने लगी। अगले ही पल वो एक आधा जला हुआ विभत्स चेहरा बन गया। उसकी आंखों की जगह 2 गहरे गड्ढे थे, जिनमें से वही नीली आग चमक रही थी जो मैंने कुछ घंटों पहले बाहर चिता में देखी थी। मेरे मुंह से एक खौफनाक चीख निकल गई। मैंने कसकर अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। मैं बस यही दुआ कर रहा था कि जब मैं आंखें खोलूं तो ये सब खत्म हो जाए, ये सिर्फ एक बुरा सपना साबित हो। कुछ पलों बाद जब मेरी हिम्मत थोड़ी लौटी, मैंने कांपते हुए अपनी आंखें खोली। कमरा एकदम नॉर्मल था। शीशे में मेरे पीछे कोई नहीं था। सीने पर कोई गीले हाथ नहीं थे। मैं जमीन पर पड़ा जोर जोर से हाँफ रहा था। मुझे लगा शायद ये सब मेरे दिमाग का फितूर था। शायद शराब की वजह से या पुरानी यादों के उस कमरे में वापस आने की वजह से मेरा दिमाग मुझे धोखा दे रहा था। लेकिन तभी मेरी नजर उस बड़े पलंग की सफेद चादर पर गई। उस चादर पर
2 पानी से भीगे हुए हाथों के निशान साफ साफ छपे हुए थे। वो निशान बिल्कुल उसी जगह थे जहां मैं कुछ सेकंड पहले खड़ा था, और पलंग के सिरहाने रखे तकिए पर बहुत ही हल्का सा लाल रंग का सिंदूर बिखरा हुआ था। यह कोई भ्रम नहीं था। जो कुछ भी यहां हुआ था वो 100% सच था। वो मेरे साथ ही कमरे में मौजूद थी। इससे पहले कि मैं संभल पाता या वहां से भाग पाता, मेरी जेब में रखा मेरा अपना फोन जोर से बजने लगा। उस सन्नाटे में फोन की रिंगटोन किसी बम के फटने जैसी लगी। मैंने कांपते हाथों से फोन निकाला। स्क्रीन पर मीरा कॉलिंग लिखा था। मैंने घबराते हुए तुरंत कॉल उठाया। दूसरी तरफ से मीरा की आवाज आ रही थी, लेकिन वो बुरी तरह कांप रही थी, जैसे वो रोने की कगार पर हो। आर्यन, उसकी आवाज टूट रही थी। आर्यन, अभी मेरे कमरे में कोई औरत आई थी। मुझे लगा कि कोई मेकअप वाली है या कोई रिसोर्ट की स्टाफ होगी, लेकिन आर्यन, उसने मेरा ही चेहरा पहन रखा था। वो बिल्कुल मेरे जैसी दिख रही थी। आर्यन, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम कहां हो? मेरा खून जम गया। मेरी खुद की होने वाली पत्नी के साथ यह क्या हो रहा था? मेरे पापों की सजा उसे क्यों मिल रही थी? मैंने उसे कुछ तसल्ली देने के लिए मुंह खोला ही था कि तभी कॉल कटने से ठीक 1 सेकंड पहले मीरा की घबराई हुई आवाज के पीछे फोन के बैकग्राउंड से स्पीकर में मुझे ठीक वही ठंडी मुर्दा सी फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई दी जो अभी अभी मैंने इस कमरे में सुनी थी। सच्चा मिलन करो वरना मौत। मैं उस ब्राइडल स्वीट से बदहवास होकर बाहर भागा। मेरे पैर गलियारे की जमीन पर इतनी जोर से पड़ रहे थे कि उनकी गूंज पूरे विंग में सुनाई दे रही थी। मेरा गला सूख चुका था और फेफड़ों में जैसे ठंडी आग भर गई थी। दिमाग में बार बार वही एक आवाज गूंज रही थी, सच्चा मिलन करो वरना मौत। क्या मतलब था इसका? और मीरा के कमरे में वो कौन था जिसने उसका चेहरा पहन रखा था? जैसे ही मैं ब्राइडल विंग पहुंचा, मुझे वहां का माहौल कुछ अजीब सा लगा। आमतौर पर शादी वाले घरों में इस वक्त तक चहल पहल होती है, लेकिन वहां सन्नाटा ऐसा था जैसे किसी ने शोर को जबरदस्ती जमीन में दफन कर दिया हो। रिसोर्ट का जो थोड़ा बहुत स्टाफ वहां मौजूद था, वो सब अपनी नजरें झुकाए काम कर रहे थे। वो मुझसे आंखें मिलाने से कतरा रहे थे। उनकी खामोशी में एक ऐसी बात थी जो वो जानते थे पर कह नहीं पा रहे थे। जैसे उन्हें पता हो कि इस रिसोर्ट की दीवारों के पीछे रात को कौन सी चीज किस मंजिल पर घूमती है और किसके शिकार का इंतजार करती है। मैं दौड़ता हुआ मीरा के कमरे के बाहर पहुंचा। दरवाजा आधा खुला था। अंदर से मेकअप की तेज सफेद लाइटें बाहर आ रही थीं, लेकिन वो रोशनी भी उस कमरे के कोने कोने में बसे अंधेरे को काट नहीं पा रही थी। कमरे के अंदर रूहानी, जो मीरा की मेकअप आर्टिस्ट थी, एक कोने में खड़ी कांप रही थी। उसके हाथ में ब्रश था, पर वो उसे चला नहीं पा रही थी। उसकी हालत ऐसी थी जैसे उसने अभी अभी अपनी आंखों के सामने मौत का नंगा नाच देख लिया हो। मीरा बिस्तर के किनारे बैठी थी। वो एकदम शांत थी, इतनी ज्यादा शांत कि उसे देखकर मुझे डर लगने लगा। उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो एक होने वाली दुल्हन की आंखों में होती है। उसकी आंखों में सिर्फ एक गहरा सन्नाटा था। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसने बस एक छोटा सा सवाल पूछा, तुम कहां थे आर्यन? सवाल बहुत मामूली था, लेकिन उसके पीछे छिपी हजारों परतें मैं महसूस कर पा रहा था। उस एक सवाल में शक था, डर था और एक ऐसी शिकायत थी जिसका जवाब मेरे पास नहीं था। मैंने अपनी घबराहट छुपाते हुए एक और झूठ बोला, मैं कबीर के साथ था। नीचे पार्टी में बहुत शोर था, तो मैं थोड़ा बाहर ताजा हवा लेने चला गया था। मीरा ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी गर्दन धीरे से घुमाई और सामने रखे उस बड़े से नक्काशीदार आईने की तरफ इशारा कर दिया। तभी रूहानी ने फुसफुसाते हुए कहा, सर, मैंने आपकी दुल्हन को 2 बार टचअप दिया। मैं पिछले 7 सालों से यह काम कर रही हूं। हजारों चेहरों को सजाया है मैंने, लेकिन आज इस आईने में जो मैंने देखा वो इंसानियत से परे है। हर बार जब मैं पाउडर या लिपस्टिक लगाती थी, आईने में चेहरा बदल जाता था। वो चेहरा मीरा मैम का नहीं था, वो किसी और का था। मैंने चिढ़कर कहा, क्या बकवास कर रही हो? ये सब थकावट और लाइट का वहम है। रूहानी, तुम बस अपना काम खत्म करो, हमें नीचे जाना है। रूहानी ने कांपते हुए अपने बैग से एक कॉम्पैक्ट पाउडर उठाया
और आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने मुझे भी पास बुलाया। अब हम तीनों, मैं, मीरा और रूहानी, उस आईने के रिफ्लेक्शन में दिख रहे थे। पहली नजर में सब कुछ एकदम सामान्य था। हम तीनों के चेहरे वही थे जो असलियत में थे। पर फिर ठीक 2 सेकंड बाद आईने के अंदर वाले रिफ्लेक्शन ने अपनी पलकें झपकाईं। मेरा दिल जैसे सीने से बाहर आने को हो गया, क्योंकि हम तीनों में से किसी ने भी अपनी पलकें नहीं झपकाई थीं। आईने के अंदर वाला वो साया हमसे अलग अपनी मर्जी से हरकत कर रहा था। मेरे गले में कुछ अटक गया और मेरी चीख अंदर ही घुट गई। धीरे धीरे उस आईने के अंदर मीरा का चेहरा बदलने लगा। उसकी जो आंखें असल में डरी हुई और नम थीं, आईने के अंदर वो एकदम गहरी और काली हो गईं। उसके होंठों के कोने धीरे धीरे काले पड़ने लगे, जैसे किसी ने उन्हें आग से झुलसा दिया हो। उसके माथे पर जो सिंदूर सजाया गया था, वो आईने में खून की तरह रिसकर उसकी नाक तक पहुंच रहा था। मैंने झटके से पीछे मुड़कर अपनी असली मीरा को देखा। वो एकदम नॉर्मल थी। वो बस मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में मेरे लिए शक और नफरत साफ दिख रही थी। तभी रूहानी जोर से चीखी। उसने जो मेकअप ब्रश पकड़ रखा था, उसे जमीन पर फेंक दिया। उसके हाथ की उंगलियों पर कोई लाल रंग नहीं, बल्कि काली जली हुई त्वचा जैसा कुछ चिपका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी जलती हुई लाश को छू लिया हो। मीरा ने अपनी नजरें आईने से हटाकर सीधे मेरी आंखों में डाली और बहुत ही ठंडी आवाज में पूछा, आर्यन, तुम्हें इस जगह से इतनी मोहब्बत क्यों थी? क्यों तुमने जिद की कि शादी यहीं होगी? मैं एकदम सुन्न पड़ गया। क्या उसे सच पता चल गया था? क्या उसे सान्या के बारे में अंदाजा हो गया था? इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, कमरे की बिजली हल्की सी झपझपाई। एक पल के लिए पूरा कमरा घुप अंधेरे में डूब गया और अगले ही पल जब लाइट वापस आई, रूहानी गायब थी। कमरे का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। खिड़कियां लॉक हो गईं। बाथरूम खाली था। रूहानी का कोई नामो निशान नहीं था, जैसे उसे जमीन निगल गई हो या वो हवा में विलीन हो गई हो। और तभी मेरी नजर ड्रेसिंग टेबल पर गई। वहां रखी लाल लिपस्टिक से आईने पर किसी ने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, मैंने आपकी दुल्हन को 3 बार सजाया है। मीरा अब मुझे घूर रही थी। उसकी आंखों में अब डर कम और शक ज्यादा था। उसने धीरे से अपना फोन निकाला और मुझे एक पुराना स्क्रीनशॉट दिखाया। वो स्क्रीनशॉट मेरी और सान्या की 2 साल पुरानी लोकेशन हिस्ट्री का था। वही रिसॉर्ट, वही तारीख। उसने कांपती आवाज में कहा, तुमने मुझे यहां क्यों लाया आर्यन? क्या तुम अपने पापों को मेरी आंखों के सामने दफन करना चाहते थे? या तुम चाहते थे कि मैं भी उसी आग में जलूं जिसमें तुमने किसी और को झोंका था? उसके बोलते ही मैंने फिर से आईने की तरफ देखा। मेरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। रिफ्लेक्शन में मेरे ठीक पीछे वही लाल जोड़े वाली दुल्हन खड़ी थी। उसने अपना एक पीला, झुर्रियों वाला और गला हुआ हाथ धीरे से मीरा के कंधे पर रख दिया था और आईने में वो दुल्हन अब मीरा के कान में कुछ फुसफुसा रही थी, जबकि असल में मीरा के पास कोई नहीं था। पर मीरा के चेहरे पर जो खौफ था, वो बता रहा था कि उसे वो स्पर्श महसूस हो रहा है। उस रात मीरा ने मुझे सबके सामने नहीं, बल्कि अपने उन सवालों से पूरी तरह नंगा कर दिया था। वो सब जान चुकी थी। मेरी और सान्या की पुरानी चैट्स, वो पुराने ईमेल्स, लोकेशन टैग्स और यहां तक कि इस रिसॉर्ट की बुकिंग से जुड़ी मेरी वो सारी यादें जिन्हें मैं मिटाना चाहता था। उसे यह भी पता चल गया था कि मैंने सान्या से बात करने की कोशिश की थी। उसने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, आर्यन, मैं ये शादी उसी पल कैंसिल कर सकती थी जब मुझे ये सब पता चला, लेकिन मैं चाहती थी कि तुम खुद अपनी ही बनाई इस नर्क जैसी जगह पर आकर सच बोलो। मैं देखना चाहती थी कि तुम अपने गुनाहों के बीच खड़े होकर कितना और झूठ बोल सकते हो। मेरे पास कोई बचाव नहीं था। मैं उस बुजदिल की तरह खामोश खड़ा था जो हमेशा से अपनी गलतियों से भागता रहा था। मैंने हकलाते हुए कहने की कोशिश की, मीरा, वो सब पुरानी बातें थीं। एक गलती थी जो खत्म हो चुकी है। अब मेरा सान्या से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मेरी हर बात खोखली लग रही थी। मीरा की आंखों में आंसू थे, पर उसकी आवाज में एक अजीब सी मजबूती थी। सान्या यहां है ना आर्यन? उसने अचानक पूछा। मैंने फिर से झूठ बोलना चाहा, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी वक्त मेरी जेब में रखा सान्या का वो गीला फोन
जोर जोर से वाइब्रेट करने लगा। हम दोनों के बीच मौत जैसा सन्नाटा छा गया। स्क्रीन पर एक नया मैसेज आया, अकेले श्मशान की पगडंडी पर आओ। मीरा ने झटके से मेरे हाथ से वो फोन छीन लिया। जैसे ही उसने सान्या का वो फोन देखा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने बस एक शब्द कहा, चलो। हम दोनों रिसॉर्ट के पीछे वाले हिस्से उस घने जंगल की तरफ चल पड़े। दूर वेडिंग हॉल से अभी भी पार्टी का म्यूजिक आ रहा था, लेकिन वो आवाज बीच बीच में कट रही थी, जैसे कोई अदृश्य उंगली प्ले पॉज का बटन दबा रही हो। पगडंडी के किनारे किनारे राख बिखरी थी, मिट्टी गीली थी और हवा में जली हुई लकड़ी और सड़े हुए मांस की मिली जुली गंध फैली थी। श्मशान के पास पहुंचते ही हमें घनश्याम डोम मिला। वो धुएं के गुब्बार में लिपटा हुआ बैठा था, जैसे वो खुद इस डरावनी जगह का एक हिस्सा हो। उसने हमें आते देखा और अपनी फटी हुई आवाज में बोला, देर कर दी तुमने। जिसको बुलावा आ जाए वो कभी रास्ते से वापस नहीं लौटता। मीरा ने कांपते हुए सान्या का नाम लिया। घनश्याम ने कोई हैरानी नहीं दिखाई। उसने बस एक गहरी सांस ली और हमें उस काली राख के ढेर के पास ले गया। वहां मिट्टी में आधी जली हुई चूड़ियां, एक जला हुआ लाल दुपट्टा और उल्टे पैरों के निशान थे। वो निशान किसी आदमी के नहीं बल्कि एक औरत के थे। यहां दुल्हनें विदा नहीं होती। घनश्याम ने राख की तरफ इशारा करते हुए कहा, यहां दुल्हनें उठाई जाती हैं। उसने हमें वो पुरानी कहानी सुनाई जो इस रिसॉर्ट की नींव में दफन थी। ठीक 20 साल पहले एक दुल्हन को इसी जगह जिंदा जला दिया गया था। उसके फेरे अधूरे रह गए थे। उस रात उस चिता से नीली आग निकली थी। उसने बताया कि तब से यहां एक पैटर्न चल रहा है। हर बार जब कोई धोखेबाज दूल्हा यहां आता है तो वो दुल्हन वापस आती है। हर बार कोई औरत पहले जलती है या फिर वो लौटती है अपना बदला लेने के लिए। मैंने घनश्याम की बातों को मानने से इनकार कर दिया। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सब अंधविश्वास है। सान्या बस मुझे डराने के लिए यह सब कर रही है। तभी मेरे ठीक पीछे से एक आवाज आई, आर्यन। वो सान्या की आवाज थी। मैं झटके से पलटा। वो वहीं खड़ी थी। उसका वही लाल दुपट्टा, उसके भीगे हुए बाल जो उसके चेहरे पर चिपके थे। उसकी आंखों में एक अजीब सा पछतावा और बेतहाशा गुस्सा था। मैं सम्मोहित सा उसकी तरफ बढ़ने लगा। मेरा विवेक मर चुका था। मीरा ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और चिल्लाई, आर्यन मत जाओ, वो सान्या नहीं है। लेकिन मैं नहीं रुका। मैंने उसका हाथ झटक दिया और सान्या के पास पहुंच गया। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडा और पूरी तरह गीला था। जैसे ही मेरा हाथ उससे टकराया, वो धीरे से मुस्कुराई और अगले ही पलक झपकते ही उसका चेहरा बदल गया। वो चेहरा अब सान्या का नहीं था। वो आधा जला हुआ था। मांस के लोथड़े लटक रहे थे और उसकी आंखों में वही नीली आग धधक रही थी। मैं दहशत के मारे पीछे की तरफ गिरा। मेरी चीख मेरे गले में ही दब गई और जब मैंने दोबारा सामने देखा, वहां कोई सान्या नहीं थी, कोई औरत नहीं थी। वहां सिर्फ जमीन पर बिछी उस काली राख में उंगलियों से कुछ लिखा हुआ था। एक आ चुकी है, दूसरी बाकी है। चैप्टर 6। हर आदमी को उसकी अपनी दुल्हन दिख रही थी। उस रात के बाद रिसॉर्ट में कुछ भी सामान्य नहीं रहा, लेकिन सबसे भयानक बात यह थी कि वहां मौजूद हर इंसान एक ही चीज नहीं देख रहा था। यह खौफ सबके लिए एक जैसा नहीं था। यह हर किसी के लिए अलग से तैयार किया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उस पिशाचिनी ने हर आदमी के दिल के अंदर छिपी उसकी सबसे गंदी इच्छा, उसका सबसे बड़ा पछतावा, उसकी शर्म और उसका धोखा पढ़ लिया हो और फिर उसी का रूप धरकर उनके सामने आ खड़ी हुई हो। कबीर, जो सबसे ज्यादा निडर बनता था, सबसे पहले टूटा। वो हमेशा हर डरावनी बात का मजाक उड़ाता था, लेकिन सुबह जब मैं उसके कमरे में गया तो वहां का नजारा देखकर दहल गया। कमरे में शराब की बोतलें टूटी पड़ी थीं, कीमती पर्दे फटे हुए थे और कबीर कमरे के एक कोने में दुबक कर बैठा था। वो बार बार एक ही बात बड़बड़ा रहा था। वो वापस आ गई। मैंने उसे खुद अपनी आंखों से जलते देखा था। वो मुझे छोड़ नहीं रही है। कबीर की कोई पुरानी प्रेमिका थी जिसके बारे में उसने हमें कभी ज्यादा कुछ नहीं बताया था। अब वो उसी के बारे में पागलों की तरह बातें कर रहा था। वो कह रहा था कि रात को जब वो बाथरूम गया तो उसने उसे वहां देखा। उसके बाल गीले थे, उसकी लिपस्टिक पूरे चेहरे पर फैली हुई थी
और वो बस उससे एक ही सवाल पूछ रही थी, तुमने मुझे मरने के लिए अकेला क्यों छोड़ा? विवान की हालत और भी खराब थी। वो एकदम चुप हो गया था, जैसे उसकी जबान को किसी ने काट लिया हो। उसने मुझसे अकेले में कहा, आर्यन, मैंने रात को जो अपनी आंखों से देखा वो मेरी मंगेतर नहीं हो सकती। वो तो सालों पहले एक एक्सीडेंट में मर चुकी है, पर वो यहां क्या कर रही है? रॉकी ने माहौल को हल्का करने के लिए हंसने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके लैपटॉप में एक अजीब सी घटना हुई। उसके म्यूजिक फोल्डर में एक नई ऑडियो फाइल अपने आप सेव हो गई थी। उस फाइल का नाम था डुलहैन फाइनल MP3। जैसे ही रॉकी ने उसे प्ले किया, कमरे में कोई गाना नहीं बजा, बल्कि शहनाई की आवाज गूंजी। लेकिन वो शहनाई उल्टी दिशा में बज रही थी, जैसे कोई टेप रिवर्स में चल रहा हो, और उन सुरों के बीच बीच में वही घुंघरू की छन छन सुनाई दे रही थी। रॉकी ने घबराकर सिस्टम बंद कर दिया, लेकिन हॉल के बड़े बड़े स्पीकर से वही मनहूस धुन अपने आप तेज आवाज में बजने लगी। तब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि यह कोई मामूली भूत प्रेत का साया नहीं है। यह एक रिचुअल इंटेलिजेंस है, एक ऐसी रूहानी ताकत जो हमारे दिमाग के साथ खेल रही थी। रात होते ही हम सब ने तय किया कि कोई भी अकेला नहीं रहेगा, हम सब साथ रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम सब बैचलर लाउंज में बैठे, छत पर लगा बड़ा सा झूमर बिना किसी हवा के जोर जोर से हिलने लगा। लाइटें मध्यम पड़ गईं और पूल एरिया की तरफ से ताजा पानी की नहीं, बल्कि श्मशान की राख और धुएं की गंध आने लगी। हम सब घबराकर बाहर पूल की तरफ भागे। पूल का पानी, जो दोपहर तक एकदम साफ और नीला था, अब काला भूरा हो चुका था। पानी की सतह पर राख की एक मोटी परत तैर रही थी, और उस पानी के रिफ्लेक्शन में हमें एक दुल्हन दिखाई दी। वो पूल के बीचों बीच खड़ी थी, लेकिन जब हमने असलियत में पूल की तरफ देखा तो वहां कोई नहीं था। अचानक कबीर पागलों की तरह पूल की तरफ बढ़ने लगा। उसकी चाल ऐसी थी जैसे वो किसी गहरे सम्मोहन ट्रांस में हो। उसके हाथ हवा में किसी को पकड़ने के लिए फैले हुए थे। वो मुझे बुला रही है, वो देखो, वो इंतजार कर रही है मेरा, कबीर ने धीमी आवाज में कहा। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, पर उसने मुझे इतनी जोर से धक्का दिया कि मैं दूर जा गिरा। उसकी आंखें एकदम लाल हो चुकी थीं और उसके होंठ कांप रहे थे। उसने फुसफुसाते हुए कहा, तू नहीं समझेगा आर्यन, जिसे हम छोड़ देते हैं वो कहीं नहीं जाती, वो यहीं रहती है, हमारे साये में। तभी पूल के पानी की सतह पर एक भयंकर हलचल हुई और वही नीली आग की लहर उठी। कबीर एक जोरदार चीख के साथ पीछे की तरफ गिरा। जब हमने उसे उठाया तो हम सबके होश उड़ गए। कबीर की गर्दन पर किसी के हाथ का निशान उभर आया था। वो निशान मेहंदी जैसा लग रहा था, लेकिन अगले ही पल वो निशान जलने लगा, जैसे किसी ने उसकी गर्दन पर दहकता हुआ कोयला रख दिया हो। हम सब उसे उठाकर अंदर ले जाने लगे। तभी मेरी नजर हॉल की बड़ी सी कांच की दीवार पर पड़ी। उस कांच के रिफ्लेक्शन में हम 5 दोस्त नहीं, बल्कि 6 लोग खड़े थे। वो छठी, एक लाल जोड़े वाली दुल्हन थी, जो ठीक कबीर के पीछे खड़ी उसे अपनी बाहों में जकड़े हुए थी। अगली सुबह जब हुई तो कहने को तो सूरज निकल आया था, लेकिन उस रिसॉर्ट पर जैसे रात का ही कब्जा था। आसमान में एक अजीब सी मनहूसियत छाई हुई थी। सूरज की रोशनी भी उस जगह की ठंडक और सीलन को कम नहीं कर पा रही थी। रात भर के उस खौफनाक तांडव ने हम सबको अंदर तक तोड़कर रख दिया था। हम सब थक चुके थे, लेकिन हमारी आंखों से नींद कोसों दूर थी, क्योंकि हम जानते थे कि रात खत्म नहीं हुई थी, उसने बस अपना रूप बदल लिया था। कबीर की हालत सबसे ज्यादा खराब थी। उसकी गर्दन पर जो जलने का निशान उभरा था, वो अब और भी गहरा और वीभत्स हो चुका था। वो निशान किसी सामान्य आग का नहीं लग रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी तेजाब से भरे हाथ ने उसकी गर्दन को कसकर दबोच लिया हो। रिसॉर्ट का स्टाफ उसे देखने से भी कतरा रहा था। जब हमने डॉक्टर को बुलाने की बात की तो उनके चेहरों पर एक अजीब सी बेबसी आ गई। वो हमें ऐसे देख रहे थे जैसे वो किसी मेडिकल मदद का इंतजार नहीं कर रहे हों, बल्कि किसी भयानक रस्म के पूरे होने का इंतजार कर रहे हों। उसी अफरा तफरी के बीच विवान चुपचाप मेरे पास आया। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर एक ऐसा खौफ था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उसने मुझे किनारे ले जाकर एक पुरानी सी धूल से सनी फाइल दिखाई। यह मुझे रिसोर्ट के ऑफिस के पुराने स्टोरेज रूम से मिली है, आर्यन, विवान ने फुसफुसाते हुए कहा।
उसने कांपते हाथों से वो फाइल खोली। अंदर पुराने अखबारों की कुछ पीली पड़ चुकी कटिंग्स थीं। उन कटिंग्स से उठने वाली सीलन की गंध मेरे नथुनों में भर गई। वो अखबार आज या कल के नहीं थे। वो कटिंग्स ठीक 20 साल पुरानी थीं। मैंने पहली कटिंग पर नजर डाली तो मेरी धड़कनें बेतहाशा तेज हो गईं। उसमें एक भयानक अग्निकांड की खबर छपी थी। एक शादी के दौरान ब्राइडल स्वीट में आग लगने की खबर। उस हादसे में दुल्हन की जलकर मौत हो गई थी, लेकिन दूल्हा किसी तरह बच निकला था। उस मृत दुल्हन का नाम था नीलांजना और उस जिंदा बचे दूल्हे का नाम था देवव्रत राणा। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। देवव्रत राणा, इस रिसोर्ट का मालिक, वो कोई आम मेजबान नहीं था। वो तो खुद उस खौफनाक अतीत का हिस्सा था। वो खुद एक अधूरा दूल्हा था जिसकी दुल्हन इसी जगह पर, उसी कमरे में जिंदा जल गई थी जहां मैं सान्या के साथ रुका था। इससे पहले कि मैं विवान से कुछ और कह पाता, देवव्रत राणा खुद हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर वही शालीनता थी, वही शांत भाव। वो बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं था, बल्कि उसके चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि थी, जैसे सब कुछ उसके बनाए हुए प्लान के हिसाब से चल रहा हो। उसने विवान के हाथ में वो पुरानी फाइल देखी और उसके होंठों पर एक बहुत ही हल्की, डरावनी मुस्कान तैर गई। शादी के इस खुशनुमा माहौल में ऐसी पुरानी और मनहूस कहानियां सिर्फ डिस्टर्ब करती हैं लड़कों, देवव्रत ने बहुत ही ठंडी और सधी हुई आवाज में कहा। मेरा गुस्सा मेरे खौफ पर हावी हो गया। मैंने आगे बढ़कर देवव्रत राणा का कॉलर पकड़ लिया और उसे दीवार की तरफ धकेला। सान्या कहां है? क्या किया है तुमने उसके साथ? और ये सब क्या चल रहा है यहां? मैं पागलों की तरह चीखा। देवव्रत ने कोई विरोध नहीं किया। उसने मेरी आंखों में सीधे देखा। उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जिसमें झांकते ही इंसान पागल हो जाए। जिसे बुलावा मिल गया हो उसे अब नाम से मत पुकारिए आर्यन, देवव्रत ने कहा। उस पल उसकी आवाज में वो मेजबान वाली नरमी नहीं थी। उसमें एक अजीब सा अधिकार था। वो किसी रिसोर्ट के मालिक की तरह नहीं, बल्कि किसी काले जादू के पुरोहित की तरह बोल रहा था। तभी मीरा वहां आ गई। उसने हमारी बातें सुन ली थीं। वो धीरे धीरे चलकर देवव्रत के सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, सिर्फ एक दहकता हुआ सवाल था। अगर आप ही वो दूल्हे थे तो आपने अपनी दुल्हन को बचाया क्यों नहीं? आप उसे उस आग में जलने के लिए छोड़कर क्यों भाग गए? मीरा ने सीधे देवव्रत की आंखों में देखकर पूछा। मीरा के इस सवाल पर देवव्रत राणा की वो खौफनाक मुस्कान बस 1 सेकंड के लिए टूटी। उसके चेहरे की मांसपेशियां हल्की सी खिंची। फिर उसने एक गहरी सांस ली और बोला, जब कोई दुल्हन अपने दूल्हे का असली सच देख लेती है तो उनके बीच का विवाह कभी नहीं बचता। फिर केवल अग्नि बचती है, आग, जो सब कुछ पवित्र कर देती है। उसकी उस एक लाइन ने बहुत कुछ साफ कर दिया था। वो सिर्फ एक हादसा नहीं था। विवान ने उस फाइल के अलावा भी ऑफिस से कई चीजें निकाली थीं। पुरानी गेस्ट लिस्ट, इस रिसोर्ट का एक छिपा हुआ नक्शा जिसमें बैकविंग के ठीक नीचे एक तहखाने का जिक्र था, और सबसे जरूरी चीज, सीसीटीवी की एक पुरानी हार्ड ड्राइव। हम उन चीजों को देखने ही वाले थे कि तभी अचानक वेडिंग हॉल की तरफ से एक दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठी। वो रॉकी की चीख थी। हम सब अपनी जान बचाकर हॉल की तरफ दौड़े। जब हम वहां पहुंचे तो नजारा देखकर हमारी सांसें हलक में अटक गईं। डीजे बूथ पूरी तरह खाली था, लैपटॉप चालू था और स्पीकर्स पूरी आवाज में बज रहे थे। वही मनहूस ऑडियो फाइल चल रही थी, दुल्हन फाइनल MP3। वही उल्टी बजती शहनाई और घुंघरू की छन छन। पर असली खौफ डांस फ्लोर पर था। उस खाली कांच के डांस फ्लोर पर गीले पैरों के निशान अपने आप बन रहे थे और गोल गोल घूम रहे थे, जैसे कोई अदृश्य दुल्हन वहां नाच रही हो। पानी की बूंदें हवा से टपक रही थीं और उस डांस फ्लोर के ठीक बीचों बीच रॉकी जमीन पर पड़ा था। वो जिंदा था, लेकिन उसके दोनों हाथ हवा में ऐसे उठे हुए थे जैसे वो किसी के साथ स्लो डांस कर रहा हो। उसकी आंखें पूरी तरह खुली थीं, पुतलियां डरावने तरीके से फैली हुई थीं। उसके होंठ लगातार हिल रहे थे और वो एक ही बात फुसफुसा रहा था, वो बहुत सुंदर है, वो बहुत सुंदर है। हम उसे उठाने के लिए आगे बढ़े, तभी मेरी नजर उसके खुले हुए सीने पर पड़ी। उसके सीने पर किसी ने अपने पैने नाखूनों से खरोंच खरोंच कर कुछ लिखा था।
खून रिस रहा था और वो शब्द साफ पढ़े जा रहे थे, तीसरा फेरा। हम रॉकी को वहां से हटा पाते, उससे पहले ही विवान ने वो पुरानी सीसीटीवी ड्राइव प्ले कर दी थी। स्क्रीन पर जो फुटेज खुला, उसने मेरे अंदर के बचे खुचे इंसान को भी मार डाला। वो फुटेज ठीक 2 साल पुराना था। ब्राइडल स्वीट का कैमरा, उस कैमरे के ब्लैक एंड व्हाइट विजन में मैं और सान्या नजर आ रहे थे। हम उसी ब्राइडल स्वीट में थे। हम हंस रहे थे, शराब पी रहे थे, और तभी फुटेज में मैंने देखा कि हमारे ठीक पीछे उस बड़े से आईने में वो लाल लहंगे वाली दुल्हन पहले से ही खड़ी थी। वो हमें घूर रही थी। उस सीसीटीवी फुटेज ने मेरे दिमाग की रही सही तर्क शक्ति को भी चकनाचूर कर दिया था। स्क्रीन पर चल रही वो वीडियो कोई भ्रम नहीं थी, वो मेरा खुद का अतीत था जो मुझे मुंह चिढ़ा रहा था। तारीख वही थी, ठीक 2 साल पहले वाला वीकेंड। मैं और सान्या उस ब्राइडल स्वीट में थे, नशे में धुत, दुनिया से बेखबर, लापरवाह और छिछोरे। मैं उस पवित्र ब्राइडल रूम को एक छिपकर किए जाने वाले रोमांच की तरह इस्तेमाल कर रहा था। मुझे उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी बहुत बड़े एडवेंचर पर हूं, जबकि असल में मैं एक ऐसी पवित्र जगह की बेइज्जती कर रहा था जो पहले से ही किसी के खून और राख से सनी हुई थी। वीडियो क्लिप में मैं उस पुराने ड्रेसिंग टेबल के पास गया और वहां रखा एक पुराना पीतल का दिया उठा लिया। मैं स्क्रीन पर खुद को हंसते हुए देख पा रहा था। मैंने सान्या की तरफ देखकर मजाक में कहा था, देखो, एक विंटेज प्रॉप, परफेक्ट मूड बनाने के लिए। मैंने उस दिए में आग लगा दी। सान्या उस बड़े से आईने के सामने खड़ी थी। हम दोनों एक दूसरे के करीब आए और हमने किस करना शुरू कर दिया। और ठीक उसी पल वो फुटेज रुकने के बजाय धीमी हो गई, स्लो मोशन में चलने लगी। मेरे और सान्या के ठीक पीछे उस बड़े से आईने के रिफ्लेक्शन में वो लाल लहंगे वाली आकृति उभरने लगी। वो कोई परछाई नहीं थी, वो एक पूरी की पूरी औरत थी। वो एकदम स्थिर खड़ी थी, बिना पलक झपकाए हमें देख रही थी। हम दोनों नशे में इतने चूर थे कि हमने उसे नोटिस तक नहीं किया। लेकिन उसके कुछ ही सेकंड बाद कैमरे की स्क्रीन झिलमिलाने लगी। नीली रंग की स्टैटिक लाइनें आईं और पूरा फुटेज बुरी तरह डिस्टॉर्ट हो गया। वीडियो खत्म हो गया। विवान ने अपनी आंखें लैपटॉप से हटाकर मेरी तरफ देखा। उसकी नजरों में आज एक दोस्त के लिए प्यार नहीं था, बल्कि एक अनजान इंसान के लिए नफरत थी। उसने ऐसे देखा जैसे वो मुझे पहली बार समझ पाया हो। तूने कुछ खोला था आर्यन, विवान ने एक एक शब्द चबाते हुए कहा। तूने उस दिए को जलाकर कोई मनहूस दरवाजा खोल दिया था। मुझे अब वो सारी बातें याद आने लगीं जिन्हें मैंने 2 साल से अपने दिमाग के सबसे गहरे तहखाने में दफन कर रखा था। मुझे याद आया कि उसी रात जब हम उस स्वीट में थे तो कमरे में अचानक कुछ जलने की तेज गंध आई थी। आधी रात को बाहर गलियारे में किसी ने जोर जोर से घुंघरू बजाए थे, लेकिन मैंने उन सारी चीजों को इग्नोर कर दिया था। अगली सुबह हम बहुत जल्दी वहां से निकल गए थे और जाते जाते मैंने सान्या से मजाक में कहा था, ये तो कोई हॉन्टेड सेक्स रिसॉर्ट लगता है। मेरा वो घटिया मजाक आज मेरे ही गले की फांस बन गया था। मीरा मेरे पास खड़ी थी। उसने मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर अब सिर्फ दिल टूटने का दुख नहीं था, उसकी आंखों में मेरे लिए एक गहरी घृणा और एक अजीब सी दया एक साथ छलक रही थी। तुम चीटिंग से भी बड़े झूठे निकले आर्यन। मीरा की आवाज में एक बर्फ जैसी ठंडक थी। तुमने अपने गंदे खेल के लिए उस सांप को छेड़ा, उस सोई हुई आग को जगाया और फिर उसी जगह, उसी रिसॉर्ट में अपनी शादी फिक्स की। क्या तुम इतने बीमार हो? क्या तुम अपनी ही गंदगी को पवित्र करने के लिए मुझे यहां लाए थे? मेरे पास उसकी बातों का कोई जवाब नहीं था। मैं पूरी तरह खामोश था, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे अंदर की गहराइयों में यह सच था। मेरी वो सड़ी हुई मानसिकता ये चाहती थी कि जिस जगह ने मेरे पाप देखे हैं, वही जगह मुझे एक सम्मानित दूल्हे के रूप में देखे। मैं उस अतीत पर कब्जा करना चाहता था। तभी श्मशान वाला घनश्याम डोम अचानक हमारे पीछे आ खड़ा हुआ। उसके कपड़ों से अभी भी राख की बदबू आ रही थी। उसने हमें रिसॉर्ट के उस हिस्से के बारे में बताया जो नक्शे से भी गायब था, उस सील किए गए तहखाने के बारे में। उस पुराने ब्राइडल स्वीट के ठीक नीचे एक पुराना कमरा है, घनश्याम ने भारी आवाज में कहा। नीलांजना को आग लगने से पहले उसी तहखाने में बंद किया गया था। देवव्रत ने उसे कोई एक्सीडेंट नहीं, बल्कि सजा बनाया था। वो अपनी दुल्हन को मारना चाहता था,
घनश्याम की आंखें डर से फैल गईं, लेकिन सबसे भयानक बात यह थी कि नीलांजना बच सकती थी। कुंडी बाहर से कमजोर थी, पर उसने अंदर से दरवाजा बावा नहीं खोला। उसने अपने धोखेबाज पति के सामने अपनी जान की भीख मांगने से बेहतर जल जाना समझा। और जब अगले दिन उसकी जली हुई लाश श्मशान लाई गई, तो उसकी चिता से जो आग उठी वो नीली थी। घनश्याम ने मेरे करीब आकर मेरी आंखों में झांका और एक ऐसी बात कही जिसने मेरी रूह को कंपा दिया। यह आत्मा वासना से नहीं पलती बाबूजी, यह आत्मा झूठे वचनों से पलती है, धोखे से पलती है। वासना तो सिर्फ वो दरवाजा है जिससे ये अंदर आती है। यही इस पूरी कहानी का सबसे खतरनाक सच था। वो पिशाचिनी, वो जली हुई दुल्हन सिर्फ एक भूत नहीं थी, वो धोखे और विश्वासघात का मूर्त रूप थी। और मैंने सान्या और मीरा दोनों को धोखा दिया था। रात गहरा चुकी थी, हम सब एक बड़े से हॉल में दुबके बैठे थे। तभी मेरे फोन पर एक नया वॉइस नोट आया। वो मीरा के नंबर से था, जबकि मीरा तो मेरे सामने ही बैठी थी। मैंने घबराकर मीरा की तरफ देखा, पर वो भी अपने फोन को हैरानी से देख रही थी। मैंने कांपते हाथों से वो वॉइस नोट प्ले किया। उसमें मीरा की ही आवाज थी। वो रो रही थी, बुरी तरह हाँफ रही थी। शायद वो किसी कमरे में बंद थी और बाहर नहीं निकल पा रही थी। आर्यन, आर्यन प्लीज मुझे बचा लो, आवाज फोन से आ रही थी। अगर मैं तुम्हारे सामने भी खड़ी रहूं ना, तो मेरा चेहरा मत मानना, मेरी आवाज पर भी यकीन मत करना। वो सब कुछ चुरा लेती है। आर्यन, वो आ रही है। वॉइस नोट के आखिर में मीरा की वो रोती हुई आवाज अचानक से टूट गई। एक भयानक सन्नाटा छा गया और फिर उसी वॉइस नोट में एक दूसरी आवाज गूंजी। वो आवाज बहुत ठंडी, बहुत धीमी और एक स्त्री की थी, लेकिन वो मीरा की आवाज नहीं थी। दुल्हन तैयार है। उसी क्षण मेरे हाथ पर बंधी घड़ी ने जोर से टिक की आवाज की और फिर हमेशा के लिए रुक गई। मैंने समय देखा, रात के 2:13। और तभी रिसॉर्ट की हर एक दीवार पर टंगी घड़ी, हर एक मोबाइल का समय एक साथ उसी वक्त पर आकर रुक गया। समय ने आगे बढ़ना छोड़ दिया था। मौत का वक़्त शुरू हो चुका था। अगली सुबह कहने को तो सूरज की रोशनी खिड़कियों से छनकर आ रही थी, लेकिन उस रोशनी में कोई गर्माहट नहीं थी। पूरा रिसॉर्ट किसी ठंडे मुर्दा घर जैसा लग रहा था। अजीब बात यह थी कि सूरज उगने के बावजूद वहां का मंजर बदला नहीं। हवा में वही धुएं और राख की गंध बसी थी। रिसॉर्ट का स्टाफ अब इंसानों जैसा नहीं, बल्कि किसी मशीन की तरह काम कर रहा था। उनकी आंखें पथराई हुई थीं और वो बिना एक शब्द बोले कुर्सियां लगा रहे थे, फूल सजा रहे थे। मेहमानों की हालत और भी अजीब थी। कुछ लोग अपने कमरों से गायब थे और जो बाहर हॉल में बैठे थे वो इतने थके हुए और सुस्त लग रहे थे जैसे उनकी रगों से किसी ने सारा खून निचोड़ लिया हो। किसी को भी कल रात की पूरी टाइमलाइन याद नहीं थी, पर इन सब के बावजूद एक चीज थी जो रुक नहीं रही थी। वो थी मेरी और मीरा की शादी। यही सबसे खौफनाक बात थी। कायदे से हमें वहां से भाग जाना चाहिए था, लेकिन देवव्रत राणा ने जोर देकर कहा, मुहूर्त निकल रहा है, हम इस पवित्र कार्य को अब और नहीं टाल सकते। जो होना था वो हो गया, अब अग्नि ही सब शुद्ध करेगी। वेडिंग हॉल को किसी पुरानी हवेली की तरह सजाया गया था। गेंदे के फूल ताजा दिख रहे थे, लेकिन जब मैंने पास जाकर एक फूल को छुआ तो मेरी उंगलियों पर बारीक काली राख चिपक गई। हवन कुंड हॉल के बीचों बीच रखा था। पंडित जी आ चुके थे, लेकिन उन्होंने एक बार भी अपना सिर ऊपर नहीं उठाया। वो बस अपनी पोथी में कुछ बुदबुदा रहे थे, पर वो मंत्र नहीं लग रहे थे। वो किसी को दी जाने वाली बलि के आदेश जैसे लग रहे थे। कबीर का कहीं अता पता नहीं था। रॉकी अपने कमरे में बेहोश पड़ा था। विवान मुझे सर्विस कॉरिडोर में मिला। उसकी हालत देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। उसके चेहरे का बाया हिस्सा पूरी तरह झुलस चुका था, जैसे किसी ने जलता हुआ कोयला उसके गाल पर रगड़ दिया हो। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कांपते हुए सिर्फ इतना कहा, आर्यन भाग जाओ, दुल्हन एक नहीं है, यहां बहुत सारी दुल्हनें हैं। इससे पहले कि मैं उसे कुछ और पूछता, वो फिर से बेहोश हो गया। शाम के 6:30 बजते ही शहनाई बजने लगी, लेकिन उसकी धुन इतनी भारी और उदास थी कि सुनकर रूह कांप जाए।
मीरा को मंडप की तरफ लाया गया। उसने वही भारी लाल जोड़ा पहना था और उसका घूंघट इतना नीचे था कि उसका चेहरा बिल्कुल नहीं दिख रहा था। वो बहुत ही धीरे धीरे एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रही थी। वो इतनी स्थिर थी कि मुझे शक होने लगा कि क्या वो सच में मीरा है। मैं उसके सामने मंडप में बैठा। सब कुछ बाहर से सामान्य लग रहा था, इतना सामान्य कि डर लगने लगे। पंडित ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। अग्नि प्रज्वलित हुई, लेकिन उस आग का रंग वो हल्का नीला था। पहले 2 फेरे किसी तरह पूरे हो गए। जैसे ही हम तीसरे फेरे के लिए उठे, हॉल की सारी लाइटें एक साथ टिमटिमाकर बुझ गईं। ऊपर लटका झूमर पागलों की तरह हिलने लगा। ऐसी बंद हो गया और पूरे हॉल में अचानक वही जली हुई त्वचा की असहनीय गंध भर गई। कुर्सियों पर बैठे मेहमानों की परछाइयां दीवार पर लंबी होने लगीं। मैंने अपनी बगल में देखा। एक पल के लिए मुझे लगा कि कुर्सियों पर लोग नहीं, बल्कि जलकर कोयला हुए पुतले बैठे हैं। मेरी सांसें फूलने लगीं। मैंने डरते हुए मीरा के घूंघट की तरफ देखा। नीचे से वही नीली रोशनी झलक रही थी। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कांपते हाथों से उसका घूंघट ऊपर उठाया। पहली बार पलक झपकी। वो मीरा थी। उसकी आंखों में आंसू थे। दूसरी बार पलक झपकी। वो सान्या थी। उसकी आंखों में नफरत थी। तीसरी बार पलक झपकी। वहां कोई चेहरा नहीं था, बस एक आधा जला हुआ मांस का लोथड़ा था। चौथी बार पलक झपकी। वहां सिर्फ एक सपाट, सफेद और खाली त्वचा थी, जिस पर न आंखें थीं न नाक। मैं चिल्लाकर पीछे हटा। पूरे हॉल में एक साथ कई औरतों के हंसने की आवाज गूंजी। वो हंसी इतनी तेज थी कि मेरे कान के पर्दे फटने लगे। तभी देवव्रत राणा अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसकी आंखों में एक पागलपन भरी शांति थी। उसने मेरी तरफ देखा और बहुत ही ठंडी आवाज में बोला, आर्यन, हर शादी अधूरी है जब तक इस हवन कुंड में एक दुल्हन की आहुति न चढ़ जाए। और उसी पल हवन कुंड की नीली आग भड़ककर छत तक पहुंच गई। उसके बाद जो हुआ वो किसी दुस्वप्न से भी बदतर था। मुझे ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया हजारों टुकड़ों में टूटकर बिखर गई हो। वेडिंग हॉल की दीवारें पिघलने लगीं और धीरे धीरे पूरा नजारा उस पुराने श्मशान में तब्दील हो गया। मखमली कालीन अब राख और गीली मिट्टी बन चुका था। सजावट के फूल झलकर कोयला हो गए थे। जो मेहमान वहां बैठे थे वो अब जमीन से निकलते हुए कंकाल जैसे दिख रहे थे। देवव्रत मेरे सामने खड़ा था। उसकी आंखों में हजारों साल पुराना इंतजार था। झूठे दूल्हे सबसे जल्दी जलते हैं आर्यन, उसने कहा। फिर उसने वो भयानक सच उगला। 20 साल पहले नीलांजना ने उसे किसी और औरत के साथ देख लिया था। वो उससे सवाल पूछने आई थी, लेकिन देवव्रत ने उसे उसी ब्राइडल स्वीट में बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया। उसने खुद आग लगाई थी। वो चाहता था कि वो जल मरे ताकि उसका राज्य दफन हो जाए। नीलांजना चाहती तो खिड़की तोड़कर निकल सकती थी, पर उसने अपने पति के विश्वासघात को सहने के बजाय मौत को गले लगा लिया। तब से उसकी रूह हर उस इंसान को ढूंढती है जो प्यार और वफादारी के झूठे वादे करता है। मैं वहां से भागने के लिए मुड़ा। मुझे लगा कि मुझे मीरा को बचाना होगा, लेकिन मैं जहां भी देखता मुझे मीरा ही नजर आती। कॉरिडोर में भागते हुए दीवारों पर वही गीले मेहंदी वाले हाथ छप रहे थे। छत से किसी के लंबे भीगे बाल मेरे चेहरे से टकरा रहे थे। कमरे का हर आईना मुझे मेरा खुद का चेहरा नहीं, बल्कि एक अधजले शव का चेहरा दिखा रहा था, जिसके गले में फूलों की जगह राख की माला थी। तभी मेरा फोन अचानक जल उठा। उस पर एक के बाद एक नोटिफिकेशंस आने लगे। मीरा की 47 मिस्ड कॉल्स, सान्या की 13 मिस्ड कॉल्स, और फिर एक आखिरी वॉइस मेल बजा। मीरा की आवाज टूटी हुई और डरी हुई थी। आर्यन, भाग जाओ। अगर मैं तुम्हारे सामने आ भी जाऊं तो वो मैं नहीं हूं। उसने मेरा जिस्म पहन लिया है। मैं कॉरिडोर के अंत में पहुंचा, जहां धुएं के गुब्बार में एक दुल्हन खड़ी थी। उसने वही लाल जोड़ा पहना था। वो बहुत धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, यह सोचकर कि शायद ये मीरा है। उसका हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडा और पूरी तरह गीला था। जैसे ही वो मुड़ी, मेरी चीख निकल गई। उसका आधा चेहरा मीरा का था, आधा सान्या का, और नीचे का जबड़ा पूरी तरह जला हुआ था। उसकी आंखों में वही खौफनाक नीली आग धधक रही थी।
उसने अपना जला हुआ हाथ मेरे गले पर रखा और फुसफुसाकर कहा, शादी से पहले तुमने जिसे चुना चिता उसी को मिली, अब फेरे पूरे करो दूल्हे राजा। अचानक फर्श राख में बदल गया और मैं नीचे गिर गया। मैं वेडिंग हॉल में नहीं बल्कि उसी पुराने तहखाने में था जहां नीलांजना को जलाया गया था। मेरे चारों तरफ 7 जलते हुए घेरे थे। मुझे समझ आ गया कि नीलांजना को शांति नहीं चाहिए थी, उसे एक बलि चाहिए थी, एक और झूठा दूल्हा। नीचे उसी आग में देवव्रत राणा भी जल रहा था। वो जिंदा था, उसकी खाल पिघल रही थी, लेकिन वो मर नहीं रहा था। वो उस अनंत दर्द में कैद था। ऊपर से छत गिरने लगी। मुझे धुएं के बीच 2 परछाइयां दिखीं, एक मीरा और एक सान्या। दोनों की आंखें नीली थीं। दोनों मेरी तरफ हाथ बढ़ा रही थीं। मैंने पहली बार अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच चिल्लाकर कबूल किया। हां, मैंने तुम दोनों को धोखा दिया है। मैं एक अपराधी हूं। जैसे ही मैंने यह कहा, वो नीली आग एक धमाके के साथ भड़की और सब कुछ सफेद हो गया। जब मेरी आंख खुली तो सुबह के 10 बज रहे थे। चारों तरफ एम्बुलेंस और पुलिस की सायरन गूंज रहे थे। रिसोर्ट का आधा हिस्सा जलकर राख हो चुका था। पुलिस का आधिकारिक बयान था कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। कई मेहमान लापता थे। देवव्रत राणा की लाश उसी तहखाने से मिली, लेकिन वो इतनी बुरी तरह जल चुकी थी कि पहचानना नामुमकिन था। मुझे जिंदा निकाल लिया गया, लेकिन मेरे शरीर पर जगह जगह जलने के अजीब से निशान थे। मैं हफ्तों तक बोल नहीं पाया। डॉक्टर जब भी मुझसे पूछते कि क्या हुआ था, मैं बस एक ही बात बुदबुदाता। घूंघट के अंदर हर बार चेहरा बदल जाता था। मीरा का आज तक कोई सुराग नहीं मिला। वो आधिकारिक तौर पर लापता है। सान्या, पुलिस को वो रिसोर्ट के एंट्री सीसीटीवी में तो दिखी, पर बाहर निकलते हुए किसी कैमरे ने उसे नहीं देखा। कुछ हफ्तों बाद सोशल मीडिया पर एक हाईवे के ढाबे का सीसीटीवी क्लिप वायरल हुआ। रात के 2:13 का समय था और भारी बारिश हो रही थी। सड़क किनारे एक औरत लाल जोड़ा पहने खड़ी थी। उसने एक ट्रक ड्राइवर से लिफ्ट मांगी। ड्राइवर ने मुस्कुराकर पूछा, कहां जाना है? बारात किधर जा रही है? उस औरत ने धीरे से अपना घूंघट उठाया। ट्रक ड्राइवर ने जब रियर व्यू मिरर, पीछे देखने वाले शीशे में देखा तो उसकी चीख निकल गई। शीशे के अंदर उस औरत का चेहरा मीरा या सान्या का नहीं था। वो पूरा का पूरा जला हुआ था और उसकी आंखों में वही नीली आग जल रही थी। कहानी खत्म नहीं हुई थी। पिशाचिनी को उसका नया दूल्हा मिल गया था।